Hey guys, how are you all? Let's start discussion class of history. Okay, now let's start. अभी तक हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इनका विस्तृत अध्ययन किया। तो आगे महाजनपद काल का अध्ययन करने से पहले हम पुरानी कुछ चीज़ों को रिकॉल करेंगे। तो सिंधु सभ्यता का समय क्या था? 1750 BC से 2500 BC। ओके, एंड आफ्टर वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता का क्या समय रहा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद का समय क्या रहा? 600 से 400 ईसा पूर्व के मध्य तक, या 600 से 340 ईसा पूर्व के मध्य का काल कौन सा काल कहलाया? महाजनपद काल। ठीक, तो हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता के काल में कोई प्रजाति के हिसाब से कोई प्रजाति का वर्गीकरण तो नहीं किया गया था। बाद में वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में जन आए, तो जनों से फिर कई जनों से मिलकर महाजनपद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। यानी किसी भी परिवार का जो सबसे छोटी इकाई होती है वह एक बच्चा होता है। उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में सबसे छोटी इकाई को क्या कहा गया? कुल। कुल का मुखिया कुलप। कुलप के बाद क्या आए? विष। विषों से जन बने। यानी कई ग्रामों से मिलकर जनों को, कई विषों से मिलकर जनों का निर्माण हुआ। तो अब उन्हीं जनों से कई प्रकार से जब आपस में संघर्ष हुआ और उन स्थान विशेष पर काबिज होने के लिए आपस में संघर्ष दिखा, तो इसके फलस्वरूप महाजनपद काल का आविर्भाव हुआ। तो हम इसी क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। तो ये जो कई जनों से मिलकर आपस में महाजनपद बने, तो उसी के बारे में बताया गया है कि इनका उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में। कौन से बौद्ध ग्रंथों में महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, और ये देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में। अच्छा, ये महाजनपद भारत में किन किन प्रांतों में थे, या भारत के नक्शे में अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है किन किन प्रांतों में थे, तो देखेंगे ज़रा। कंबोज, यानी भारत के उत्तरी सीमा प्रांत से सटा हुआ पीछे की तरफ कौन सा है? कंबोज। ये क्या है? गांधार। ठीक। कुरु। कुरु के बाद पांचाल। पांचाल के बाद, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम अवश्य स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इनका विस्तार उत्तर से पूर्व की ओर अग्रसर होता गया। किस तरफ अग्रसर हुआ इनका विकास? उत्तर से पूर्व की ओर। यद्यपि हम यह कह सकते हैं कि इनका विकास परिलक्षित भारत के उस समय के क्षेत्रफल अवस्थिति के आधार पर उत्तर से पूर्व की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है। इन महाजनपदों की अलग अलग राजधानियां रहीं, जो उस समय के हिसाब से जो उस राज्य की सुरक्षा के लिए और राजा को एक निश्चिंतता प्रदान वैसे भी किसी भी, अभी आप वर्तमान समय में भी देख लीजिए, किसी भी देश की राजधानी, किसी भी प्रांत की राजधानी उस
अवस्थिति के आधार पर होती है जो सर्वाधिक सुरक्षा दे सके उस प्रांत विशेष को, उस देश विशेष को, जहाँ पर रहकर सारी चीज़ों को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो इनकी जो राजधानी का वर्गीकरण है, इनकी जो राजधानियों का उन महाजनपदों राज्यों की इस राजधानियों का जो वर्णन किया गया है वह आगे विस्तृत रूप से, जिनसे कई क्वेश्चन बनते भी हैं। ऊपर के अगर पैरा से अपन देखें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। वह बौद्ध ग्रंथ कौन है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, अब इस अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है उनके विषय में कुछ बताया गया है। इनकी भाषाएं क्या थीं? प्राकृत और संस्कृत। धार्मिक समूह वैदिक धर्म, चूँकि पूर्ववर्ती धर्म था, हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन धर्म। अभी हम महाजनपद काल के जस्ट आगे पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, जिसके अंतर्गत चलिए उसकी चर्चा आगे अभी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इनका शासन कैसा था? गणराज्य और राजतंत्र। यह गणराज्य और राजतंत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जनता के द्वारा इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया होगा, यानी जनता को सर्वोपरि बताया गया होगा। अभी आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक युग कौन सा था? लौह युग, लोहे से परिचित हो चुके थे। 600 ईसा पूर्व में आया और 340 ईसा पूर्व तक रहा। 5वीं से 6वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में थोड़ा इन डेटों में अलग अलग जगह अलग अलग मत रहते हैं। कई जगह 600 से 400 ईसा पूर्व भी है, यहाँ पर दिया हुआ है 600 से 340 ईसा पूर्व। गणना और स्थिति, ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंद कुद से गोदावरी नदी तक में फैले हुए हैं। दीर्घ निकाय के महागोविंद सूत्र में भारत की आकृति का वर्णन करते हुए उत्तर में आयताकार तथा दक्षिण में त्रिभुजाकार यानी एक बैलगाड़ी की तरह बताया गया है। उत्तर में कैसे हैं ये? आयताकार। उत्तर में देखिए इधर कंबोज, उत्तर में इधर अगर आप देखें तो ये कंबोज का प्रांत कौन सा है? ये। ठीक। और अब अगर इधर अपन देखेंगे तो गांधार कैसा है? गांधार ये गांधार, ये सॉरी गांधार कैसा? ये मतलब इसके जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन, ये क्या है? गांधार। तो इनकी आकृति कैसी? उत्तर में आयताकार होते हुए दक्षिण में, उत्तर में आयताकार तथा दक्षिण में त्रिभुजाकार यानी एक बैलगाड़ी की तरह आ रहे हैं। इधर से अगर आप देखें दक्षिण में इनका आकार, अगर इनका आकार आप दक्षिण में देखें तो ये भारत का नॉर्थ है, ये भारत का नॉर्थ है, ये भारत का ईस्ट है, यह भारत का वेस्ट है, यह भारत का साउथ है। तो अगर दक्षिण में इनका आकार देखें तो ये इधर अवंती, वत्स, मल्ल और ये इधर आते आते इनकी आकृति कुछ ऐसी नहीं समझ में आ रही। ये इधर से देखें तो वही इसके माध्यम से बताया गया है। क्या बता रहा है कि उत्तर में इनकी आकृति आयताकार और दक्षिण में इनकी आकृति त्रिभुजाकार यानी एक बैलगाड़ी की तरह बताया गया है। बौद्ध तो यानी, और यह वर्णन किसमें किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, टिक्का लगा लो भैया इस पे। दीर्घ निकाय के महागोविंद सूत्र में यह वर्णन किया गया है। ठीक है। अब बौद्ध निकायों में भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया है। अगर पूछा जाता है कि किस निकाय बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में भारत को या भारत के बारे में वर्णन किया गया है, या यह पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ में भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया है, तो वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? बौद्ध निकाय। उत्तरापथ पश्चिमोत्तर भाग, मध्य देश प्राची पूर्वी भाग, दक्षिणापथ तथा अपरांत पश्चिमी भाग, यह भारत के 5 भाग अवश्य से अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे।
पाणिनि की अष्टाध्यायी बौधायन धर्मसूत्र और महाभारत में उपलब्ध जनसूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में गांधार प्रदेश से लेकर पूर्व में असम तक का इन प्रदेशों से आच्छादित था। यानी हिमालय में से उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी, यानी उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी दक्षिण तक, और फिर क्या बताया गया है, उत्तर में हिमालय से पश्चिम में गांधार प्रदेश से लेकर पूर्व में असम तक, पश्चिम में गांधार प्रदेश से, तो पश्चिम में ये हमारा क्या है इधर गांधार प्रदेश, पश्चिम में ये पूरा क्या इलाका है इधर का गांधार प्रदेश, और ये इधर सॉरी ये इधर क्या है पूरा गांधार प्रदेश, और ये इधर क्या है पूरा पूर्व में असम तक। तो यह भारत, तो एक बार रिकॉल करें, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और इधर असम से इधर गांधार तक। ठीक है, यह महाजनपदों की उस समय के इतिहास में स्थिति थी, अवस्थिति थी। अब कौटिल्य ने चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष की राजनीतिक एकता के माध्यम से एक बृहत्तर संगठित भारत की परिकल्पना की थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी से ईसा पूर्व 2री सदी तक यह प्रचलन में रहे। आहत सिक्कों के वितरण से अनुमान होता है कि ईसा पूर्व 4ठी सदी तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रचलित थी। इससे उस युग में भारत की एकता साफ झलकती है। ठीक है, यानी इसमें ये बताया गया है सिक्कों के माध्यम से, और ये कार्य किसने किया, कौटिल्य ने। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब राजनीतिक एकता किस प्रकार से एक तरह से अलग अलग इतिहासकारों को अपनी बातों को रखने के अलग अलग मत होते हैं। ये थोड़ा डीपली नॉलेज है, तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौटिल्य ने क्या कहा कि सिक्का एक ही प्रकार के भारत में चलते थे। यानी अगर एक ही प्रकार के सिक्के चल रहे हैं तो वो कैसे संभव है, जब जनता को सर्वमान्य है, यानी भारत में एकता पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में व्याकरण पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। इनमें से 3 मगध, कौशल तथा वत्स को महत्वपूर्ण बताया है। पाणिनि ने कितने महाजनपदों का उल्लेख किया है, 22। पाणिनि ने कितने महाजनपदों का उल्लेख किया है भैया, रट्टा मारो, 22। इनमें से 3 कौन कौन से थे, मगध, कौशल तथा वत्स। कौन कौन से थे, मगध, कौशल तथा वत्स। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। बता ही चुका कि अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। अब इन राज्यों की राजधानियां अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। अवंती को देखिए, अवंती मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती के शासक के बारे में बताया जाता है कि जब ये एक बार बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, ये इसकी अवंती की थोड़ा स्थिति देख लीजिए। ये है हमारा अवंती, कौन सा है, ये है हमारा अवंती, ये है हमारा अवंती। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो यह किस प्रांत का दिखाई पड़ रहा है, मध्य प्रदेश। ये इधर क्या था, मगध, यहाँ पर क्या है, ये मगध है। तो ये जब इधर के शासक बिंबिसार और अवंती के शासक के, चलिए अगली क्लास में मगध जब हम डिस्कशन करेंगे तब मैं इस विषय में बताऊंगा। थोड़ा एक हल्का सा इसके विषय में थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सिर्फ अवंती और मगध के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। कब, जब अवंती ने मगध की
संरक्षता ले ली थी। कब हुआ था ये? जब बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को अवंती के शासक के प्राण रक्षा हेतु भेजा था, तो उन्होंने उनकी संरक्षता स्वीकार कर ली थी। और अवंती किसके साथ शामिल हो गया? मगध के साथ। तो जो बिंबिसार पूरा समय प्रयास करता रहा उधर वैशाली पर कब्जा करने के लिए, वो इधर अवंती पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की स्थिति में पहुंच गया था। ठीक है, अब इधर थोड़ा हम देखते हैं अस्मक या अस्सक। दूसरा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, भैया याद कर लो, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित अस्मक। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है, कौन सा है वो? अस्मक है। नंबर दूसरा अंग, यह मगध के पूर्व तथा वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित था। ये देखिए, इसमें यहाँ पर दिया भी है, इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। चलिए, ये सारी चर्चाएं हम मगध की क्लास में करेंगे। अंग, यह मगध के पूर्व में था, वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले। इसमें अच्छा पूछ क्या सकता है? जैसे महाजनपद स्थल दे दिया और महाजनपद की राजधानी पूछेगा कि अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। अस्मक की राजधानी क्या थी? अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटन। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी क्या थी? बताइए, अंग की राजधानी क्या थी? यह मगध के पूर्व में था, वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले, यानी मगध के पूर्व में था अंग और वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले को अंग के अंतर्गत लिया जाता है। इनकी राजधानी क्या थी? क्या थी इनकी अंग की राजधानी? चंपा। बेहद इंपॉर्टेंट। अब गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था, उसके पश्चिम बदख्शां प्रदेश कंबोज महाजनपद का। गांधार के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था, गांधार कश्मीर के उत्तर में, उसके पश्चिम बदख्शां प्रदेश, यानी बदख्शां प्रदेश क्या कहलाता था? कंबोज महाजनपद। राजधानी हाटक या राजपुर। ये अभी हाल के ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। महाजनपद कंबोज की राजधानी पूछी गई थी, उसमें क्या पूछा गया था? महाजनपद कंबोज की राजधानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं काशी। राजधानी वाराणसी। वरुणा और असी नदियों के संगम। ये तो कभी भी मतलब ऑल टाइम हिट क्वेश्चन है। काशी, राजधानी वाराणसी, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी थी। वर्तमान की वाराणसी व आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। तो इसमें क्या पूछ सकता है? काशी की राजधानी वाराणसी किस पर बसी थी? वरुणा और असी नदियों की संगम पर। वर्तमान की वाराणसी व आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कोसल राज्य के साथ संघर्ष रहा था। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी। अगर पूछा जाता है कि काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी के प्रमाण किस साक्ष्य से या के प्रमाण किस ग्रंथ से मिलते हैं? तो गुत्तिल जातक के अनुसार। कुरु, आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। ठीक है, और इसके ये तो मतलब भारतीय इतिहास का सबसे ज़्यादा चर्चित स्थल इतिहास की दृष्टि से और सर्वाधिक सम्माननीय और महत्व रखने वाला स्थल है। हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश इसमें शामिल है। इसमें क्या शामिल है? हरियाणा तथा दिल्ली के पश्चिम वाला अंश शामिल है। जैनों के उत्तर
क्या बताया गया है इसमें, इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ थी। राजधानी इसकी क्या थी? आधुनिक इंद्रप्रस्थ। जातक कथाओं में सुत सोम कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरुधम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे। ठीक है, तो कुरु के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहा? इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली। और हरियाणा तथा दिल्ली का कौन सा स्थल? तो यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश। हरियाणा तथा दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कौशल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। इसकी प्रथम राजधानी क्या थी? अयोध्या। रामलला की नगरी अयोध्या, जहां अभी क्या बन रहा है? रामलला का मंदिर। रामलला विराजमान हो रहे हैं। द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में वाराणसीगोह कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल देश के राजा कौन थे? राजा प्रसेनजीत। ठीक है दोस्तों, गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। अगर यह पूछता है कि भारत के बाहर, तो पाकिस्तान के पश्चिमी तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग मिलकर क्या रहा? गांधार। राजधानी तक्षशिला। इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो कि इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। गांधार और कंदहार दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। गांधार, और अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि कंदहार और गांधार इसी तरह करके एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि कंदहार गांधार से अलग है। और कहाँ स्थित है कंदहार? कंदहार इस क्षेत्र से दक्षिण में स्थित है। चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का राजा था। चेदी का स्पष्ट उल्लेख किसमें है? महाभारत काल में। अब वज्जी या व्रज्जी, यह 8 गणतंत्र कुलों का संघ था, जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था तथा जिसकी राजधानी क्या थी? वज्जी या व्रज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी या व्रज्जी की राजधानी वैशाली आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित थे। वत्स या वंश उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज के आसपास केंद्रित। पुराणों के अनुसार राजा निचच्छु ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्यवंश की स्थापना की थी। तब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। इसकी राजधानी वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। पांचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 2 शाखाएं, उत्तर और दक्षिणी। राजधानी अहिच्छत्र। राजधानी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र किसकी राजधानी है? पांचाल की। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वज्र की राजधानी क्या है? वज्र की राजधानी क्या है? वैशाली। वज्र की राजधानी वैशाली है और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्र की वैशाली और वत्स की कौशाम्बी। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है। पांचाल उत्तर प्रदेश पश्चिमी। अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी। और मध्य दोआब क्षेत्र, बदायूं, फर्रुखाबाद। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। उस समय पांचाल देश का कौन शासक था? चुलानी ब्रह्मदत्त। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस नाउ नेक्स्ट, मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मगध प्रांत, मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिलों पे स्थित था। इसकी राजधानी राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिव्रज के नाम से जानी थी। इसकी राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी गिरिव्रज। गिरिव्रज को राजधानी क्यों बनाया गया था? क्योंकि वह चारों ओर पहाड़ियों से घिरा था। चारों ओर कहाँ से घिरा था? पहाड़ियों से घिरा था। यहाँ के शासक बिंबिसार को यह लगता था कि
इन पहाड़ियों के द्वारा किसी भी प्रकार के खतरे से बचा जा सकता है और आराम से रहा जा सकता है। तो उनका निज निवास कहाँ पर था? गिरिब्रज। वैसे भी आप देखते होंगे कि सारे जो हमारे माननीय नेता लोग होते हैं अधिकतर उनके आवास राजधानियों में रहा करते हैं। तो गणमान्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के दृष्टि से और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा स्थल रखते हैं जहां पर उनको सारी सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध हो सके। तो उसी प्रकार उस समय के शासक भी अपनी राजधानी के निर्माण के विषय में अत्यंत सतर्क थे। गिरिब्रज मगध में, बिहार में कैसा स्थल था? पर्वतों से घिरा हुआ स्थल था और इस पर शत्रु के बाह्य आक्रमण का खतरा ना के बराबर था। इसलिए इनने अपनी राजधानी क्या बनाई? गिरिब्रज। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मतलब पितृहंता, ये तीन जो कंटिन्यू मगध पर बैठे शासन किया, इनने क्या किया? अपने अपने पिताओं की हत्या करके गद्दी पर बैठे। तो मतलब प्राचीन शासकों में भी पितृहंता का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। चलिए, ये किसी समुदाय विशेष के विषय में कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मत्स्य या मच्छ, इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल थे। कहाँ कौन कौन शामिल थे? राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। मल्ल, यह भी एक गढ़ संघ गणतंत्र था और गोरखपुर के आसपास था। मल्लों की 2 शाखाएं थीं। एक की राजधानी कुशीनारा थी जो वर्तमान कुशीनगर है, तथा दूसरे की राजधानी पावा या पौ थी जो वर्तमान फाजिल नगर है। सूरसेन या सुरसेन राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंतिपुत्र यहाँ का राजा था। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता है। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? ज्ञान, बुद्धि, वैभव के कारण। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक गोदावरी नदी के तट पर। तो इसकी राजधानी क्या थी? सुरसेन की राजधानी मथुरा, हरिद्वार। ठीक है। अब सत्ता संघर्ष। ईसा पूर्व 6वीं सदी में जिन 4 महत्वपूर्ण राज्यों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, उनमें मगध के हर्यंक, कोसल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत। हर्यंक एक ऐसा वंश था जिसकी स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई। बिंबिसार द्वारा हर्यंक वंश की स्थापना की गई। अजातशत्रु आए। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके बिंबिसार की गद्दी पर बैठे। फिर कौन? मतलब कंटिन्यू इनके लगातार 3 पीढ़ियों ने अपने पिताओं की हत्या करके उस गद्दी पर बैठा। ठीक है। प्रद्योतों का नाम ऐसा उस वंश के संस्थापक के कारण ही था। संयोग से महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध राज्य कुरुपांचाल, काशी और मत्स्य इस काल में भी थे। उनकी गिनती अब छोटी शक्तियों में, महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध राज्य कुरुपांचाल, काशी और मत्स्य इस काल में भी थे, पर उनकी गिनती अब छोटी शक्तियों में होती थी। ठीक है। महाजनपद का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? मगध का साम्राज्य महाजनपद काल का सबसे बड़ा साम्राज्य था। कई जनों के मिलने से तो वैसे भी महाजनपद बने, और उन महाजनपदों में भी सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा रहा? मगध का। कृषि व्यवस्था, चूंकि लोहे का इनने क्या कर लिया था? ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो जब लोहे का ज्ञान इनको हो गया था तो कृषि में
आमूलचूल परिवर्तन आए, हलों का विकास हुआ। और जब हलों का विकास होने लगा तो खेती करने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, खेत की जुताई करना। तो अब खेतिहर क्या कर सकते थे कि खेत को आसानी से जोत सकते थे। अब जब खेत आसानी से जोते जाने लगे तो इससे फसलों की उपज में वृद्धि हो गई, धान की रोपाई करने लगे, जिससे पैदावार अधिक होने लगा, जिसके कारण राज्यों के कर में वृद्धि होने लगा और जनपदों की शक्ति बढ़ने लगी। अच्छा, वैसे भी जिस जिस राष्ट्र का अगर आप फंडा उठाकर देखें तो विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित, इन सारे राज्यों में करों की दरों में आपको बहुत अंतर मिलेगा। जो राज्य के हित में शासक रहते हैं वह करों पर विशिष्ट ध्यान रखते हैं, लेकिन चूंकि राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य के राजस्व को पूर्ति हेतु या तो कोई शासक अपने निजी स्वार्थ हेतु या तो सेना के सशक्तिकरण हेतु राजस्व इकट्ठा करने में लगते हैं, जिससे फिर क्या होता है, उत्पादित वस्तुओं पर कर लगाते हैं, उत्पादित वस्तुओं पर कर लगाते हैं। अन्य आवश्यक व्ययों को पूर्ण करने के लिए भी अन्य चीज़ों पर भी कर लगाते। चूँकि जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत से कर, जैसे चरई कर और मतलब बहुत से ऐसे कर रहे जो उत्पादित वस्तुओं पर नहीं थे, लेकिन वह जनता पर कर आरोपित थे। यानी राज्य को अपने राजस्व की पूर्ति के लिए धन आवश्यक था और उसकी पूर्ति के लिए वह क्या करते थे, कर लगाते थे। अन्य कारण भी हैं, कुछ महत्वाकांक्षी शासक भी थे। तो करों का जो दर का निर्धारण इसमें बताया गया वह यह बताया गया कि राज्यों के कर में वृद्धि बराबर उत्पादन में वृद्धि, यानी उत्पादन में वृद्धि हुई और राज्यों के कर में वृद्धि हो गई। अब क्या है, गणसंघ, अभी हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था, देखिए जरा, गणराज्य शासन और राजतंत्र। तो इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। गणसंघ, संस्कृत गणसंघ, गणराज्य, समानता की सरकार। प्राचीन भारत के वे अनेक गणतांत्रिक अथवा इतनी एक अगर कहा जाए आसान भाषा में लिख कर लाता हूँ कि जिसको पढ़ने से ही आधे से ज़्यादा समझ में आ जाए। डिस्क्राइब जब किसी भी पॉइंट टू पॉइंट किया जाए तो वह मस्तिष्क पटल पर एकदम से अंकित हो जाए। तो थोड़ा पढ़िए इसको। अनेक गणतांत्रिक तथा अल्पतंत्रिक जनपद या राज्य थे जिनका बोध अनेक प्राचीन साहित्यों में पाया जाता है। कई बौद्ध, हिंदू और अन्य संस्कृत साहित्यों में इनका जिक्र है। ये गणसंघ साधारणतः बड़े जड़ राजतंत्रों के सीमांतों पर अवस्थित हुआ करते थे। सामान्यतः इनका राजनैतिक संरचना किसी विशेष कुल या गोत्र की अल्पतंत्र, उदाहरण शाक्य गणराज्य या अनेक गोत्रों के महासंघ की। अच्छा, आज के समय में अगर आप देखें तो आज के समय में क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो समाज के वंचित लोग हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो इसमें भी क्या दिया गया है कि सामान्यतः इनका राजनैतिक संरचना किसी विशेष कुल या गोत्र की अल्पतंत्र, यानी उस गोत्र विशेष, क्योंकि पहले तो इतनी जनसंख्या थी नहीं, तो अपन किस आधार पर जाते थे, गोत्र के आधार पर उन संघों में मतलब जनसंघ बनते थे और उन जनसंघों को अलग करके उनका एक लीडर चुन लिया जाता था। वही बताया गया है। जैसे कुल या गोत्र का अल्पतंत्र, उदाहरण शाक्य गणराज्य या अनेक गोत्रों की महासंघ। तो वो कौन से हुए, एक गणराज्य हो गया अगर शाक्य से मिलकर आया, और अनेक गोत्रों से क्या बना, महासंघ। उदाहरण कोली गणराज्य। इस गणराज्य में, कोली गणराज्य में कई संघ होंगे, लेकिन जो ये शाक्य गणराज्य दिया यह अल्पतंत्र गोत्र की है, तो इसलिए यह क्या हो गई, एक तरह से माइनॉरिटी। और वो ऊपर वाले क्या हो गए, ये महासंघ, नीचे वाले क्या हो गए, महासंघ हो गए। ये क्या है, महासंघ, ये क्या है, माइनॉरिटी। अब नामकरण।
प्राचीन काल में दो प्रकार के राज्य कहे गए हैं, एक राजाधीन और, तो ये आपको समझ में आया ना क्या मेरे समझाने का मतलब था, गणराज्य और राजतंत्र। चलिए, गणराज्य जनता का राज्य, राजतंत्र महासंघों का राज्य। कई प्रकार से मतलब अब उनकी जो माइनॉरिटी की, जैसे मैंने बताया गणसंघ का, तो माइनॉरिटी का कौन देखेगा, वह गोत्र विशेष का कोई प्रमुख बना दिया जाएगा और वह उनके क्रियाकलापों को क्या करेगा, देखेगा। अब आगे थोड़ा इसको देखते हैं। दो प्रकार के राज्य कहे गए हैं, एक राजाधीन, दूसरा गणधीन। राजाधीन को एकाधीन भी कहते हैं, दूसरे गण या व्यक्ति, जहाँ गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता था वे ही गणाधीन राज्य कहलाते थे। इस विशेष अर्थ में पाणिनि की व्याख्या स्पष्ट और सुनिश्चित है। उन्होंने गण को संघ का मतलब क्या बताया गया, दो प्रकार के राज्य, एक राजाधीन, दूसरा गणाधीन। राजाधीन को मतलब राजाधीन जहाँ का संपूर्ण शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्याय प्रणाली, बाजार प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सारी प्रणालियाँ, सारा कार्य, सारा सब कुछ नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण, आय व्यय से संबंधित नियंत्रण, न्याय से संबंधित नियंत्रण, सारा किसके अधीन होगा, एक व्यक्ति राजा के अधीन। और जहाँ गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता था वह गणाधीन राज्य कहलाते थे। इस विशेष धर्म में पाणिनि की व्याख्या सुनिश्चित है। उन्होंने गण को संघ का पर्याय कहा है। गण राज्यों के उतार चढ़ाव का इतिहास इसमें हमको मिलता है। अंतिम झलक गुप्त साम्राज्य के उदय काल तक दिखलाई पड़ती है। ये मैंने, चूँकि अब मैं गणराज्य पढ़ा ही रहा था तो इसलिए मैंने, अभी तो अपन गुप्त साम्राज्य वगैरह तक गए नहीं हैं, लेकिन अब इसकी जो एक श्रृंखला है, इस शासन के श्रृंखला कहाँ तक आगे बढ़ी, ऐसे शासन कहाँ तक आगे बढ़े, किन किन साम्राज्यों तक ये इस प्रकार का शासित वर्ग आगे गया, शासन वर्ग आगे गया, वो मैं बता रहा हूँ। तो यह जो गणराज्य और गणधीन और राजाधीन शासन कहाँ तक है, गुप्त साम्राज्य के उदय काल तक दिखाई पड़ते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा धरणी बंध के उद्देश्य से सैनिक अभियान में गणराज्यों का विलय हो गया। अर्वाचीन पुरातत्व, अब ये दक्षिण की विजय नीति समुद्रगुप्त जी की देख लीजिए, मोक्ष और अनुनय विनय पर आधारित थी। वो भी कहीं ना कहीं किस पर आधारित है, गणाधीन पर आधारित है। अभी आगे इसके विषय में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के वैदिक युग में जन अथवा गणों की प्रतिनिधि संस्थाएं विदथ सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। वैदिक युग में मैंने आपको बताया है, टप्पा मार लो भैया, टप्पा इस पे। अब आगे उन्हें स्वरूप वर्ग, श्रेणी पूग व जानपद में आदि में बदला गया। तो मतलब यही जो, अब देखिए शासन का जो वर्ग है नाम बदलते रहते। अब जैसे इसी हिसाब से देख लीजिए, थोड़ा भारत से बाहर जाइए, जैसे जापान में देखिए, जापान की संसद को डाइट बोलते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, अमेरिका में कुछ अलग बोलते हैं, सीनेट वगैरह रहते हैं, इंग्लैंड में कुछ अलग बोलते हैं। तो इसी प्रकार अब भारतीय इतिहास में आइए, नए में लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। उसी प्रकार पहले सभा और समितियां थीं। पहले वही स्थान सभा और समितियों का था जो अब लोकसभा और राज्यसभा है। इन्हीं का स्वरूप आगे बदलता गया। श्रेणी पूग जानपद में बदला। गणतात्मक राजप्रथाओं का संघर्ष चालू हुआ तो उत्तर कुल और उत्तर मद्र नामक दो नए राज्य हिमालय के पार चले गए। मतलब इन्हीं का बदलता हुआ स्वरूप आगे क्या हुआ है, आया है। महाभारत में दिए गए उल्लेख के अनुसार महाभारत युग में अंधकृष्ण संघ गणतंत्रात्मक साम्राज्य की प्रतिनिधित्व उसके प्रधान कृष्ण महाभारत की राजनीति में मोड़ देने लगे। ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत विस्तृत अध्ययन है ये। इसको एक बार मैं उस समय भी खोलूँगा जब गुप्त साम्राज्य हम लोग अंत कर रहे होंगे, जब गुप्त साम्राज्य का हम लोग लास्ट टॉपिक पर पहुँचेंगे, तब भी मैं एक बार यह राजतंत्र और गणाधीन ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अभी तक हम जो भी अध्ययन करते हैं उसमें देखते हैं कि ये नहीं कहीं अध्ययन किया गया कि मतलब मैंने तो अभी तक जो भी इस लेख के माध्यम से अध्ययन किया तो मुझको सिर्फ और सिर्फ यह पता चला कि
इन राजाओं के अतिरिक्त भी कुछ संस्थाएं उस समय भी कार्य करती रहती थीं। जैसे आज भी प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग से आयोग बनाकर कार्य किए जाते हैं, उसी प्रकार इनका भी उस समय के शासन में स्थान था। अच्छा, जैसे राजाधीन हो गया तो वो राजा के अधीन, अब जो गणाधीन है वो उस गण विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब आगे इन सारी चीज़ों को, अब जैसे ये सब दिया है आदर्श पर बौद्ध संघ के लिए बुद्ध ने इस प्रकार के नियम बनाए, तो ये सारे बुद्ध के नियम 4वीं सदी ईसा पूर्व में मकदूनिया, बेहद इम्पॉर्टेंट है ये मकदूनिया का आगमन वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस थोड़ा सपोर्ट करिए। और गणराज्यों की आत्मा नहीं दबी। अब देखिए इन लोगों को दबाने की भी कोशिश की गई, किनको, कि इन लोगों के कार्यों को दबाने का भी बहुत तगड़े से प्रयास किया गया। अब थोड़ा मैं कल आपको पढ़ा दूं ये मगध साम्राज्य जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब फिर मैं ये आपको प्रतिनिधि चंद्रगुप्त मगधी उन्मूलन की नीति अपना, तो मतलब ये कैसे इन पर हावी होते जा रहे थे, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब प्राचीन भारतीय गणराज्य कौन कौन से, तो ये तो वही है गणाधीन, एकाधीन, ये सब है। भारतवर्ष में गणराज्यों का सबसे अधिक विस्तार बाहिक आधुनिक पंजाब में हुआ। उत्तर पश्चिम के इन गणराज्यों को पाणिनि ने आयुधजीवी संघ कहा है। वे ही अर्थशास्त्र के वार्तशास्त्रोपजीवी संघ ज्ञात होते हैं, ठीक है। दूसरा, सिंधु नदी के दोनों तटों पर गिरिग हवरों से बसने वाले जाति थी, जिन्हें ग्रामीण संघ कहते थे। ये चीज़ें अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा किसकी हैं, डीपली हैं। थोड़ा जब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बताएंगे। एक्चुअल में मुझे आपको गणाधीन और राजाधीन बताना था, तो मैंने सोचा कि जो इच्छुक विद्यार्थी होंगे वो ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने इसमें समाविष्ट कर दिया है। अब भारतीय प्राचीन गण शासन प्रणाली, यह मुझे आपको स्पष्ट और बहुत अच्छे तरह से समझाना था। तो भारतीय गण शासन के संबंध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। गण के निर्माण की इकाई कुल थी। ये देखिए, ये मैं आपको महाजनपद काल का नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि गण शासन प्रणाली और राजाधीन शासन प्रणाली क्या होती थी। तो भारतीय गण शासन के संबंध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। गण के निर्माण की इकाई क्या थी? गण के निर्माण की इकाई कुल थी। जैसे आपके घर के निर्माण की इकाई कौन हो? आप हो, तब जाकर आपके भी बेटे होंगे, तब जाकर आपके भी बेटे के बेटे होंगे। उसी प्रकार गण के निर्माण की इकाई कौन सी है भैया? कुल है। प्रत्येक कुल का एक व्यक्ति गण सभा का सदस्य होता था। उसे कुलवृद्ध या पाणिनि के अनुसार गोत्र कहते थे। अभी मैंने पीछे बताया ना, एक गोत्र का प्रतिनिधित्व जो करेगा वह गण संघ कहलाएगा। एक गोत्र का प्रतिनिधि, उसी को बताया गया है कि गण के निर्माण की इकाई कुल, और प्रत्येक कुल का एक व्यक्ति गण सभा का सदस्य होता था। उसे कुलवृद्ध या पाणिनि के अनुसार गोत्र कहते थे। उसी की संज्ञा वंश से भी थी। प्रायः ये राजन्य या क्षत्रिय जाति के ही व्यक्ति होते थे। क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना, समाज की रक्षा करना। क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना, समाज की रक्षा करना। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि इनका कार्य उनको अपना हक दिलाना या तो उनके हक के लिए कार्य करना ही है। उनके प्रत्येक कुलवृद्ध की संघीय उपाधि क्या होती थी? राजा होती थी। कुलवृद्ध की संघीय उपाधि राजा होती थी। सभा पर्व में गणाधीन और राजाधीन शासन का विवेचन करते हुए स्पष्ट कहा है कि साम्राज्य शासन में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, किंतु गण शासन में प्रत्येक परिवार में एक राजा होता है। ग्रहे ही राजानः स्वस्य प्रियंकराः। सभा पर्व में बताया गया है। सभा पर्व में
बताया गया। सभा पर्व किसका है? बौद्ध धर्म का। इसके अतिरिक्त 2 बातें और कही गई हैं। यह एक कि गण प्रशासन में प्रजा का कल्याण दूर दूर तक व्याप्त होता है। दूसरे यह कि युद्ध से गण की स्थिति सकुशल नहीं रहती। गणों के लिए सम या शांति की नीति ही थी। यह भी कहा है कि गण में परानुभाव या दूसरे की व्यक्ति गरिमा की भी प्रशंसा होती है। गण में सबको साथ लेकर चलने वाला ही प्रशंसनीय होता है। गण शासन के लिए परमेष्ठ है। यह पारिभाषिक संज्ञा भी प्रयुक्त। संभवतः यह आवश्यक माना जाता है कि गण के भीतर दलों का संगठन हो। दल के सदस्यों का व्यग्र पक्ष ग्राह्य भी कहते थे। दल का नेता परम व्यग्र कहा जाता था। गण सभा में गण के समस्त प्रतिनिधियों को सम्मिलित होने का अधिकार था, किंतु सदस्यों की संख्या कई सहस्त्र। अब देखिए, गण सभा में गण के समस्त प्रतिनिधियों को सम्मिलित होने के, समझिएगा अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, किंतु सदस्यों की संख्या 1 सहस्त्र तक, अतएव विशेष अवसरों को छोड़कर प्रायः उपस्थिति परिमित ही रहती थी। अब देखिए, इसमें विशिष्ट रूप से क्या बताया गया है कि जो राजा का प्रशासन होता था वह यद्यपि होता तो सेनापति और मंत्रिमंडलों के माध्यम से है, लेकिन उसके प्रशासन की एक डोर राजा के पास होती है। उसी प्रकार गण शासन में एक डोर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगी। प्रत्येक गण प्रशासन का अलग अलग एक मुखिया होगा। सोचिए, जब ऐसा प्रशासन कभी भारतवर्ष में, हमारे आर्यवर्त में चालू रहा होगा, तब कितनी शांति फैली होगी। प्रत्येक घर, यानी क्या देखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि हमारे पापा हमारा घर चला लें, वो हमारे क्या हो गए? गण प्रमुख हो गए। उसी प्रकार जैसे कि आज हमारे पापा हमारे घर के सर्व प्रमुख हैं। अगर बाबा जी नहीं है या तो बाबा जी गाँव में रह रहे हैं तो हमारे घर के सर्व प्रमुख पिताजी हैं। अगर बाबा जी घर पर उपस्थित हैं तो गण प्रमुख कौन है? बाबा जी। तो उसी प्रकार बताया गया है कि गण प्रमुख यानी प्रत्येक गोत्र का, प्रत्येक कुल का वयोवृद्ध अपने गण का प्रमुख होता था। यह था हमारे देश में गण जनसंघ, गण जनसंघ। अच्छा, इस गण सभा, जब इन सभी की सभा होती थी तो गण सभा में गण के समस्त प्रतिनिधियों को सम्मिलित होने का अधिकार था, किंतु सदस्यों की संख्या कई गुना होती थी, सहस्त्र होती थी। इसलिए सभी नहीं, किसी विशेष अवसर पर ये सभी इकट्ठा होते थे। अक्सर नहीं, प्रत्येक गण सभा में नहीं, किसी विशेष सभा में उपस्थित होते थे। व्यवहारिक और धार्मिक प्रश्न भी विचारार्थ आते रहते थे। उस समय भी राज्यसभाओं में ऐसी ही लचीली पद्धति थी। ठीक है, अब ये जो नीचे का आया, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अवंती के राजा प्रद्योत ने, तो ये सब अभी अपन पढ़े नहीं हैं, तो इसको जो उस राजवंश से संबंधित पढ़ना चाहें पढ़ लेंगे। अगर ये आप पूरा पढ़ के कल की क्लास लेंगे मगध राजवंश की, तो वो मेरे लिए और आप दोनों के लिए अत्यंत फायदेमंद होगा और लाभकारी भी होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। If you like this video, like, share and subscribe. धन्यवाद।